नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.7। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 3.6 तक आपका कवर कर दिया है। उसमें हमने लगभग ये देखा हुआ था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ यौगिक की भी बात करी थी, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करी हुई थी। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। लिखा हुआ है, हेडिंग आप लिखी हुई देख रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में हम ये जानेंगे कि क्या होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, कैसे हम ये जानेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम आपसे कहें कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सभी लोग के मन में एक चीज आ रही होगी कि सर, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एस उपकोश में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भरते हैं या प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं, क्या कहलाते हैं, एस उपकोश के तत्व कहलाते हैं या एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर हम आपसे कहें पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, सिंपल सी बात है सर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं, क्या कहलाते हैं, पी उपकोश के तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार डी उपकोश के मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, अगर डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरने लगे, इसका मतलब वो तत्व कैसा है, डी उपकोश का तत्व है। अब हम बात करें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, इसी प्रकार से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, जब हम ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं, क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों, जब हमने आवर्त सारणी के बारे में आपको बताया हुआ था, तो वहां पर आपको यह बताया था, जब हम आवर्त सारणी बनाते थे तो हमने बीच में कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए थे। ठीक है, आइए दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट एक बार फिर से बना लेते हैं। चलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों क्या होते थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कुछ यही तो एलिमेंट्स होते थे। ये कहाँ से शुरू होता था, 21 से। इसका परमाणु क्रमांक 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, कुछ यही होते थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब दोस्तों, डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ होते थे और यहाँ पर कौन से तत्व बनाते थे, ब्लॉक के हम लोग बनाते थे एलिमेंट, जिसमें क्या करते थे, हलीने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और दोस्तों, यहाँ पर कौन से ब्लॉक के तत्व बनाते थे, सभी को पता होगा सर, यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम बनाते थे। ये सारी बातें हमने कहाँ करी है दोस्तों, ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में की हुई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार फिर से पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते थे, यहीं से निकलते थे कौन, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। जब हम बात करते हैं सचिन, युवराज, लक्ष्मण एसी में बैठे, टाई, जरा, हफीज, रफीक को दे दो, कुछ यही करते थे। ये क्या करते थे, वीर, नवाब, तालाब में डूबे। इस तरीके से हम सारे क्या कर लेते थे, एलिमेंट्स को बना लेते थे। अब हमको जरूरत क्या है, हमको पढ़ना है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। हमें ये देखना है जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, उनकी श्रेणियों के नाम क्या होते हैं, ये सारी बातें दोस्तों हमको देखनी है। और दोस्तों, जब हम आवर्त संख्या बताते थे, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो किस आवर्त से शुरू होते थे, चौथे आवर्त से शुरू होते थे। ये पांचवा आवर्त हो गया, ये छठा आवर्त हो गया और ये सातवां आवर्त हो गया। चलिए एक बार यहाँ से फिर से बना लेते हैं। ये पहला आवर्त हो गया, यहाँ पे दूसरा आवर्त हो गया, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया। क्या होता था, H Li Na K Rb CS Fr, यही तो होता था। हलीने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
कुछ यही करते थे। अब दोस्तों जरा बताइए, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये किस आवर्त संख्या से शुरू हो रहे हैं? चौथी आवर्त संख्या से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां से शुरू होते हैं? चौथे आवर्त से शुरू होते हैं। और हमने क्या बताया था कि La से आगे के 14 तत्व, La से आगे के कितने तत्वों को? 14 तत्वों को आवर्त सारणी में कहां स्थान दिया गया है? नीचे स्थान दिया गया है। ये दोस्तों सारी बातें हमने की हुई थी, यानी La से आगे के जो La है, लेंथेनम जो है, इसके आगे के जो 14 तत्व होते हैं इनको आवर्त सारणी में कहां रखा गया है? नीचे रखा गया है। ये किस आवर्त संख्या में आता है? आवर्त संख्या 6 में आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे कि आवर्त संख्या 6 में La से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है, और इन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब कितने तत्वों को नीचे स्थान दिया गया दोस्तों? 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। और ये जो 14 तत्व होते हैं इनकी जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। दोस्तों ये सारी बातें आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी। एक बार पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको नीचे 14 तत्व लिखे दिखाई देंगे। वो तत्व कहाँ से होंगे? वो तत्व होंगे Ce से लगाकर कहाँ होंगे? Lu तक होते हैं। कहाँ से होते हैं? Ce से लगाकर Lu तक होते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहां से लगाकर यहां तक के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। उनकी श्रेणी का नाम क्या होता है? लेंथेनाइड श्रेणी। इसी प्रकार आवर्त संख्या 7 में Ac से आगे के, अब ये क्या है? Ac एक्टिनम है। Ac से आगे के 14 तत्वों को भी कहां स्थान दिया गया? आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। इन आवर्त सारणी में जो नीचे की ओर तत्वों को स्थान दिया गया है, इन्हीं तत्वों की श्रेणी को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिनाइड श्रेणी। यानी जो पहली श्रेणी होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड बोलते हैं। और जो दूसरी श्रेणी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं दोस्तों? ये होते हैं TH से लेकर LR तक। कहां से कहां तक? TH से लेकर LR तक के इन जो 14 तत्व होते हैं, इन 14 तत्वों को हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इन 14 तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन मार्क यह आ जाता है कि सर इनको F ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा गया? दोस्तों इनको F ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए कहा गया, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं? F उपकोष में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इन तत्वों को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसा हमने क्या कहा था, अगर S उपकोष में प्रवेश करना प्रारंभ करेंगे या S उपकोष में भरेंगे तो क्या कहेंगे? S उपकोष के तत्व या S ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अगर P उपकोष में भरना प्रारंभ करते हैं तो क्या कहते हैं? P ब्लॉक के तत्व। D उपकोष में भरना प्रारंभ करते हैं तो D ब्लॉक के तत्व। अगर इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरना प्रारंभ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं जनरल तरीके से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको सिर्फ एक समझाने के वे में आपको एक तरीके से समझना है और हम इसको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। अब समझाने का तरीका क्या रहेगा? समझाने का तरीका सर कुछ इस तरीके से है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि सर इसको लिखेंगे कैसे? तो दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं ये सारी चीज़ें हमने रिटन नोट्स में दी हुई हैं। वहाँ से आप रिटन नोट्स को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों को हम शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या किया हमने? चीज़ों को समझा है। अब इन समझी हुई चीज़ों को शब्दों में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपको रिटन नोट्स में दी हुई हैं। और दोस्तों जैसा सभी को पता है वो रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे। और अगर PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स डेली पढ़ रहे होंगे और डेली पढ़ते भी रहिएगा। और दोस्तों उन पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो। सो दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूरी है, साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है, और पढ़ाई ज़रूरी रखने के लिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर हमारा है एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब दोस्तों इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, यानी किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना प्रारंभ करता है, एफ उपकोष में भरना प्रारंभ करता है, तो क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, सर एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां स्थान दिया गया, तो दोस्तों हम लोग क्या बताएंगे, सर आवर्त संख्या 6 में La से आगे के 14 तत्वों को नीचे की ओर स्थान दिया गया है, जिसे हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, तथा आवर्त संख्या 7 में AC से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब लैंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, सर Ce से लगाकर Lu तक के तत्वों को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, और TH से लगाकर Lr तक के तत्वों को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ सामान्य लक्षण देखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसकी भी बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के या एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। सो दोस्तों बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। जैसा कि आप हेडिंग बनी हुई देख रहे हैं, और सामान्य लक्षण में हम सबसे पहला लक्षण कौन सा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि हम यहीं से तो डिसाइड करते हैं कि ये किस ब्लॉक का तत्व होगा। अगर S उपकोष में जाएगा तो S ब्लॉक का तत्व, P उपकोष में जाएगा तो P ब्लॉक का तत्व, D उपकोष में जाएगा तो D ब्लॉक का तत्व, और अगर F उपकोष में जाएगा तो F ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, F ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण में सबसे पहले ये देखना है कि F ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों F ब्लॉक के तत्वों का सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, Ce यानी सेलेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 58 है। अब बात करते हैं सर 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाना है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। आइए दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद क्या आता है दोस्तों, 3d10 आता है, फिर 4p6 आएगा, 4p6 के बाद क्या आएगा, 5s2 आएगा, 5s2 के बाद आएगा क्या, 4d10 आएगा, और 4d10 के बाद दोस्तों क्या आएगा, सिंपल सी बात है, यहां से आएगा 6s2 6s2 के बाद में क्या आएगा दोस्तों, जैसा सभी को पता है 6s2 के बाद में आएगा 4f1, कितना आएगा, 4f1 आएगा, और 4f1 के बाद क्या आएगा, 5d1। TE यानी 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। आइए दोस्तों देखिए कैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद क्या आएगा, 4p6 आएगा, 4p6 के बाद दोस्तों आएगा 5s2 5s2 के बाद क्या आने वाला है, 4d10 5p6 5p6 के बाद 6s2 एंड 6s2 के बाद आएगा 4f1 एंड 5d1। अब दोस्तों जरा जोड़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 6 36 2 38 10 48 2 50 और 6 56 और 1 57 और 1 58। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 58 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और 58 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो पहले तो इलेक्ट्रॉन भरते रहे, फिर हमने क्या देखा, सर इलेक्ट्रॉन भरना कहाँ प्रारंभ कर रहा है, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना प्रवेश कर रहा है कि नहीं, या भरना प्रारंभ कर रहा है। अगर एफ उपकोष में भरना प्रारंभ कर रहा है तभी तो हमने इसको क्या कहा, एफ ब्लॉक के तत्व कहा। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अगर नहीं आ रहा है
तो कोई प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप हमसे बताएंगे कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना भी आसानी से सीख सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कैसे बनाया, अब हम बात करते हैं सर इतना बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, क्या इसको कुछ हम शॉर्ट फॉर्मेशन में लिख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54, सभी को पता है। ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54। और ज़ीनॉन है क्या? अक्रिय गैस तत्व है, सभी को यह भी पता है सर ये अक्रिय गैस तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता सर अक्रिय गैसें क्या होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, कुछ यही तो अक्रिय गैसेस एलिमेंट्स होते थे। ये क्या है? सारे हमारे अक्रिय गैसेस एलिमेंट्स हैं। अब अक्रिय गैसेस एलिमेंट्स में ये क्या है? ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है। सो इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे हम ये देखेंगे कि ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक 54 आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 हो जाएगा, 5p6 हो जाएगा। अब दोस्तों जरा जोड़िए कितना आया? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 38 10 48 और 6 8 6 14, 48 और 6 54 यानी 54। अब दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1s2 से लेकर के कहाँ तक चलता है? 5p6 तक चलता है। अब दोस्तों जरा देखिए यहाँ पे 5p6 कहाँ तक है? यहाँ से स्टार्ट किया और 5p6 यहाँ तक आया कि नहीं आया? क्या हम इसकी जगह पर हम ज़ीनॉन लिख सकते हैं कि नहीं? ज़ीनॉन क्यों लिखा? क्योंकि ज़ीनॉन का हमको परमाणु क्रमांक पता है कितना होता है? 54 होता है, यानी 54 होता है। जब 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। फिर हमने ये देखा कि इसको शॉर्ट फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है सर यहाँ से यहाँ तक जब हमने जोड़ा तो कितना परमाणु क्रमांक आया? 54 यानी 54 आया हुआ है। जब 54 आया हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या इसकी जगह पर हम xc लिख सकते हैं? जरा जोड़िए 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48 और 6 54 यानी 54। अब सिंपल सी बात है, यहाँ हमने क्या लिख दिया? ज़ीनॉन लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाकर देख लिया है। अब दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्मेशन में और कैसे लिख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? 58 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? ज़ीनॉन यहाँ तक आया। इसके बाद अभी ये तो लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। 6s2, 4f1 एंड 5d1, कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। अब दोस्तों आपने देखा कि हमने इतना बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया 54, यहाँ तक कितना है? 54 तक है। 54, 55, 56, 57, 58 तक इलेक्ट्रॉन्स हमने आसानी से बना लिया। सो दोस्तों अब यहाँ से हम निकालेंगे, अतः हम क्या लिख सकते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? xc 6s2 4f12 14 एंड 5d0 या 1, 5d0 या 1, यानी एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ज़ीनॉन तो होगा ही होगा, क्योंकि 54 के बाद ही सारे एलिमेंट शुरू होते हैं। अब 54 तो हुआ, 54 के बाद 6s2 भी होगा, 6s2 भी लिख लिया। और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 to 14, यानी 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एफ उपकोष में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं 5d में, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर हमने कितना इलेक्ट्रॉन रखा? 1 इलेक्ट्रॉन रखा। या तो हमने क्या बताया, या तो d में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो d में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि किन
तत्वों में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और किन तत्वों में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आइए दोस्तों इसको भी लिखते हैं। तो जैसा कि हमने इसको नोट बनाकर लिख दिया है, क्योंकि हमको ये देखना था कि डी उपकोष ये जो 5D है इसमें हमने कहा या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमको ये देखना है कि किन डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, किन डी ऑर्बिटल्स में आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दोस्तों यहां पर हमने नोट बना दिया है, लिखा है कौन कौन से तत्व Ce, Gd और Lu। लेंथेनाइड श्रेणी में Ce, Gd और Lu में 5D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। किन तत्वों में दोस्तों? Ce, Gd और Lu में इन तत्वों के 5D ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा? 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। और क्या लिखा हुआ? अन्य तत्वों में, बाकी जो बचे हुए तत्व हैं, कितने तत्व होते हैं लेंथेनाइड श्रेणी में? 14 तत्व होते हैं। और 14 तत्वों में अगर 3 तत्वों में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसका मतलब जो बचे हुए 11 तत्व हैं उनमें 5D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। सो दोस्तों यहां से कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि डी ऑर्बिटल में किसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा और किसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी बचे हुए 11 एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो 3 तत्व हैं Ce, Gd और Lu, इन तत्वों के जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। दोस्तों यहां से आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है सिंपल सा, कभी कभी इसकी आ जाती है सामान्य स्थिति की विवेचना कीजिए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएंगे और इस तरीके से, जिस तरीके से हमने यहां पर आपको समझाया हुआ है, इसका फुल रिटन नोट, जैसा कि हम कई बार बताते हैं कि वो पूरा रिटन नोट आपको कहां मिलेगा? वो रिटन नोट आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। वहां से जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। जो चीजें यहां पर समझाई जा रही हैं उन्हीं चीजों को वहां पर लिखा भी गया है। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि जब हम लेंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो ऑर्बिटल 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तभी इनको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और जब आप बनाएंगे एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आप ध्यान देंगे वहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस ऑर्बिटल में भरेंगे? 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसीलिए उनको भी क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अतः इसी प्रकार जब हम एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं दोस्तों? 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसीलिए एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को भी क्या कहा गया है? एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण में दूसरा लक्षण क्या है। सो दोस्तों दूसरे लक्षण में हम ये पढ़ेंगे कि एफ ब्लॉक तत्वों में जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होगी। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेंथेनाइड श्रेणी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हमेशा कितनी होती है? +3। लेंथेनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3। लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सो दोस्तों क्या बताया कि ऑक्सीकरण अवस्था हमारा अगला टॉपिक है। ऑक्सीकरण अवस्था में हमको क्या देखना है कि लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती। लेकिन जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे यानी एक्टिनाइड श्रेणी में जाएंगे तो एक्टिनाइड श्रेणी में तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? सो दोस्तों उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। सो दोस्तों उनमें से कुछ तत्व ले लेंगे, उनकी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख लेंगे और हमारा ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों बनाते हेडिंग और लिखने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। क्या बताया था कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? +3 होती हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर भी हमने वही लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। किसके लिए? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? +3 होती है। यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि लेंथेनाइड श्रेणी के जो 14 तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होगी? +3 होगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क,
सर एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों होंगी? सो दोस्तों सभी को पता है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ था कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न कैसे होंगे? जैसे कौन सा तत्व ले लिया, TH जो तत्व होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 +4 होती है। दोनों अलग अलग है कि नहीं है कि सेम है? अब दोस्तों यहाँ की बात करें, PA जो तत्व होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 से लेकर +5 तक, यानी +3 +4 +5। अब इसकी बात करें, PU जो तत्व होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 से लेकर +7 तक होती है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने ये देखा कि लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं, अर्थात +3 होती हैं। और जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे दोस्तों एक अच्छा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। पहले उसको लिखेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन जो है वो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत ही ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इसीलिए हमने एक लेक्चर में समाप्त किया हुआ है, क्योंकि एफ ब्लॉक का एलिमेंट में लैंथेनाइड संकुचन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों लैंथेनाइड संकुचन लिखते हैं फिर उसको समझेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, इस लेसन का ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद में कल से जो लेसन स्टार्ट होगा वो हमारा एक नया लेसन स्टार्ट होगा। सो दोस्तों जब लेसन स्टार्ट होगा तो वहां पर देखेंगे कि हम कौन सा नया लेसन पढ़ेंगे। सो दोस्तों लिखते हैं लैंथेनाइड संकुचन। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि जब लैंथेनाइड संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, जब संकुचन हो जाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, यानी लैंथेनाइड संकुचन से होता क्या है, इसकी भी बात करेंगे। सो दोस्तों बात करते हैं पहले लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणु त्रिज्याएं तथा आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। पहला पॉइंट क्या आया कि यहाँ पर जो लैंथेनाइड होते हैं, लैंथेनाइड कहाँ से होते हैं? La से लेकर Lu तक होते हैं, यही तो बताया गया। La से लेकर Lu तक क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड कहलाते हैं। सॉरी दोस्तों देखते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होगा। डेफिनेशन लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणु त्रिज्याएं या आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। कब घटती हैं? जब परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। यानी जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश को ZeF से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, क्योंकि जब परमाणु त्रिज्या पढ़ाया जाता है तो यह बताया जाता है कि जब हम आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु त्रिज्याएं क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। और बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं क्यों घटती हैं? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वहां पर क्या होता है? ऑर्बिटल का संकुचन होता है। जब ऑर्बिटल सिकुड़ते हैं तभी क्या होगी? वो तभी उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जो नाभिक होगा उसका आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा? La से Lu तक परमाणु त्रिज्याएं या आयनिक त्रिज्याएं क्या होने लगेंगी? घटने लगेंगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ऑर्बिटल का क्या हो रहा है? संकुचन। जब चीजें संकुचित होती हैं तो जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है कि घटती है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? घट जाएगी। तो दोस्तों वही लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो जो La से Lu तक जो परमाणु त्रिज्याएं या आयनिक त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी? घटेंगे। सिंपल सी बात है। अतः यह लक्षण लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। जो ये प्रोसेस होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन। सिंपल सी बात है। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? सर जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक क्यों बढ़ेगा?
क्योंकि जब हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक कब बढ़ता है, जब किसी आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, जैसे हम बोले LIBEBCNOF, ये क्या होते हैं, जब हम आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। यानी जब बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो क्या बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो वहां पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी या कम हो जाएंगी। तभी तो बताएगा कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, कम होती हैं। क्यों कम होती हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। वहां पर होने क्या लगता है, वहां पर ऑर्बिटल का संकुचन होने लगता है। संकुचन का मतलब वो ऑर्बिटल क्या होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। सो इसीलिए क्या होता है, परमाणु त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। सो दोस्तों, जब ये परमाणु त्रिज्याएं या आयनिक त्रिज्याएं जो घटी हुई हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई परमाणु है, इसमें मान लेते हैं कोई 2 कोश है, मान लिया ये कोई परमाणु है, इसमें 2 कोश है, ठीक है। अब हम कहें, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने बोला Li का परमाणु क्रमांक यानी लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्या बनेगा, 2,1 बनेगा। इसका मतलब लिथियम में कितने कोश हैं, 2 कोश हैं। चलिए बना लेते हैं। ये मान लिया लिथियम का कोई परमाणु है, इस लिथियम के परमाणु के अंदर क्या होगा, नाभिक होगा, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। लिथियम में कितने कोश हैं दोस्तों, 2 कोश हैं। हमने 2 कोश बना लिया। मान लिया ये किसका परमाणु है, Li का परमाणु है, ठीक है। मान लिया हमने किसका परमाणु है, ये Li का परमाणु है। तो यहां पर इसके पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों हम बात करें परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक जो होता है वही तो होती है परमाणु त्रिज्या। यानी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब ये तो हमने बना लिया लिथियम का एक परमाणु। अगर हम आपसे कहें Li+, अब ये क्या हो गया, ये आयनिक त्रिज्या हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं इसको। जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, बाह्य कोश से निकलेगा। बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन तो है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इसके पास कितनी कोश बची, अब यहां पर लिख लेते हैं, Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे। 1+ का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, 2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब हम आपसे कहें कि Li+ में कितनी कोश हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर Li+ में जो कोश हैं वो केवल कोश कितनी है, 1 ही कोश तो है, 1 कोश है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसके बाह्य कोश में, अब बाह्य कोश बोलिए इसको या भीतरी कोश बोलिए, बात तो एक ही है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ कितने थे, 2,1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अब परमाणु त्रिज्या इसकी क्या हो गई, ठीक है, ये परमाणु त्रिज्या हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहां पर ये वाला नाभिक इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जितना आकर्षण बल लगाएगा, अब यहां पर बात करते हैं इन दोनों में किसमें आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर 1 कोश कम हो गई है, 1 कोश कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। यहां पर भी नाभिक आकर्षण बल लगाता था, लेकिन जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पर क्या हुआ, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वहां पर कोश की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यही तो बताया गया, जिसके कारण जब यानी जो लेंथेनाइट जो संकुचन होता है, संकुचन का मतलब अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी तो संकुचित हुआ। क्यों संकुचित हुआ, क्योंकि 1 कोश कम हो गई। जब कोश कम होती है यानी जब संकुचन होता है तो वहां पर क्या होता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वही तो बता रहे हैं कि जब
चीजें संकुचित होंगी तो नाभिक जो होगा वो आकर्षण बल बहुत ही जल्दी लगाने लगेगा। यहाँ पर आकर्षण बल 2 इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 3 इलेक्ट्रॉन, यानी जो बाह्य कोश में आकर्षण बल लग रहा है वो इसकी अपेक्षा क्या है? कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा होता है और परमाणु के आकार में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। यहाँ पर कितनी कोश थी? 2 कोश, तो परमाणु का आकार क्या था? बड़ा था। यहाँ पर कितनी कोश है? 1 कोश है, तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वही तो बताया कि जब नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा तो परमाणु के आकार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सो दोस्तों यही क्या कहलाता है? लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। दोस्तों इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हमको ये पता है कि जब ऑर्बिटलों का संकुचन होता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? लैंथेनाइड संकुचन हो जाएगा। अगर लैंथेनाइड संकुचन हुआ तो उसकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या अगर कम हो गई तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और अगर आकर्षण बल अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा? परमाणु के आकार में कमी हो जाएगी। और संकुचन का मतलब यही तो होता है, सिकुड़ना या कम होना। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं लैंथेनाइड संकुचन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम, यानी जब जो लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है इसके परिणाम क्या होते हैं? लिखा हुआ है लैंथेनाइडों का पृथक्करण, यानी जितने भी लैंथेनाइड होते हैं उनका पृथक्करण, यानी उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब चीजें आपस में संकुचित हो जाएंगी तो आप उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है लैंथेनाइड का पृथक्करण, यानी जब लैंथेनाइड्स आपके संकुचित हो जाते हैं तो उनका पृथक्करण मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है सभी लैंथेनाइडों के रासायनिक गुणों में क्या होती है? समानता होती है, तभी तो इनको एक प्रकार में रखा गया। इनके रासायनिक गुणों में क्या होती है? समानता होती है, इसीलिए इनका पृथक्करण करना आसान नहीं होता है। क्यों पृथक्करण नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है। संकुचन होगा तो इनके रासायनिक गुण आपस में मिल जाते हैं, यानी मिलने लगते हैं, या इनके रासायनिक गुणों में समानता होती है। अगर रासायनिक गुणों में समानता होती है तभी इनका पृथक्करण करना, यानी इनको अलग अलग करना आसान नहीं होता है। अतः इनका पृथक्करण जो किया जाता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? आयन विनिमय रेजिन विधि के द्वारा। आयन विनिमय रेजिन विधि के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप विधि याद रखिए। कौन सी विधि के द्वारा करते हैं लैंथेनाइड का पृथक्करण? आयन विनिमय रेजिन विधि के द्वारा लैंथेनाइड्स का पृथक्करण किया जाता है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? समान परमाणु या आयनिक त्रिज्याएं, यानी जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएं जब निकाली गई तो ये देखा गया कि परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं वो इनकी क्या होती हैं? लगभग समान होती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण। जब लैंथेनाइड संकुचन होता है तो तत्व Zr और HF, कौन कौन से तत्व? Zr और HF और Nb और Ta की परमाणु या आयनिक त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी इन दो तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं और इन दो तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही क्या है? लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। ये कब बराबर होंगी? जब लैंथेनाइड संकुचन होगा। लैंथेनाइड संकुचन हुआ तो ये देखा गया कि Zr और HF की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं? लगभग बराबर हो जाती हैं। और Nb और Ta की परमाणु त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं? लगभग बराबर हो जाती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं लैंथेनाइड संकुचन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि लेसन नंबर 3 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कैसे डी ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं, कैसे एफ ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं, इनके कुछ यौगिक के बारे में भी हमने बात किया, इनके सामान्य लक्षणों के बारे में बात किया। सो दोस्तों इस तरीके से हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो लेसन होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। सो दोस्तों इस लेसन में कितने लेक्चर हुए? केवल 7 लेक्चर। इन 7 लेक्चर को आप क्या करेंगे? बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे और इन चीजों को आसानी से तैयार करते रहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं लेसन नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 4 के साथ और देखेंगे लेसन नंबर 4 में हम किस चीज पर या किस लेसन को हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।